मैं आपको प्रोज का पहला चैप्टर एक गर्ल विद ए बास्केट पढ़ा रहा था। इस पार्ट में इसके जो लेखक है विलियम सी डगलस, वे दिल्ली से रानीखेत, जो कि हिमालय में एक पर्वतीय आर्मी अंग्रेजों का हिल स्टेशन है 6000 फीट की ऊंचाई पर, वहां जा रहे थे। तो उस यात्रा के दौरान वे दिल्ली से बरेली तक पहले ट्रेन से गए, और यह ट्रेन जब जा रही थी दिल्ली से बरेली तो हर स्टेशन में रुकती थी और बहुत धीमे धीमे चल रही थी। स्टेशन पर उन्हें पोर्टर्स, हॉकर्स, बैगर्स, कूली, प्रीस्ट, मर्चेंट्स, सिख, मुस्लिम, ईसाई, इस तरह से बहुत से लोगों का दर्शन हुआ उनको, और वे उन लोगों से इंग्लिश में बात करने का प्रयास करते थे, और उन लोगों से वे दुनिया के बारे में और समस्याओं के बारे में भारत के बात करते थे। जब वे जा रहे थे उस ट्रेन में तो उन्होंने देखा कि नॉर्थ इंडिया के जो विशाल मैदान है उन मैदानों में चावल की खेती हो रखा है, और वहां गंगा में उस टाइम बाढ़ आया हुआ है। नॉर्थ के और दूसरी तरफ विशाल मैदान में लंबे लंबे ऊंचे आदमियों से के हाइट से भी ऊंचाई वाले घास उगे हुए हैं, और घासों के बीच बीच में कहीं पाकर बनियान के ट्रीज है, और इन जंगलों में पाइथन, कोबराज, एलिफेंट्स, टाइगर्स इत्यादि उन्होंने सुन रखा था ये जानवर रहते हैं। उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म में बहुत से बंदर वगैरह भी हैं। तो यहां तक हमने पहले पार्ट में पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में आज हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का जो सिलसिला है वो थम गया। As soon as I alighted, जैसे ही मैं उतरा, a group of young children gathered around me. छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे घेर लिया। They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple designs and patterns. वे टोकरियां बेच रहे थे, ऐसे टोकरियां जो कि हाथ से बने हुए थे और सरकंडों के बने हुए थे, और उनमें सरल और सादा पैटर्न्स और डिजाइन्स यानी कि बनावटें थी उनकी टोकरियों की। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग बर्ड्स। वे उन टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे और कुछ कह रहे थे। आई डू नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे थे, लेकिन बिना गलती करे मैं समझ रहा था उनकी भावनाओं को। देयर वर रिफ्यूजी these were refugee children. ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे का आदेश हुआ, घोषणा हुआ, डिक्रीड हुआ, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. सैकड़ों हजारों लोगों ने अपना मूल निवास स्थान छोड़ दिया और अपना रेसिडेंस यानी कि घर बदल लिया। 9 million people left Pakistan and came to India. 9 मिलियन लोग अर्थात 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए और भारत में आ गए। Driven by the fear of religious fanaticism, उनको धार्मिक उन्माद या पागलपन का भय था। उस टाइम हिंदू मुस्लिम में दंगा हो रहे थे। They were poor people to start with. वे शुरू से ही गरीब थे। They were poorer as they began their long trek. जैसे ही उन्होंने एक लंबी यात्रा शुरू की वे और गरीब हो गए। For all they could carry was a bit of food and a few belongings. वे अपने साथ जो कुछ ला पाए थे वो था थोड़ा बहुत भोजन और कुछ सामान। Soon they were out of food. शीघ्र ही उनका भोजन भी समाप्त हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही वे सड़क के किनारे गिरने लगे। क्योंकि वे भूख और कमजोरी की वजह से गिर रहे थे, और जहां वे गिर रहे थे वहीं मरने भी लगे। The children selling basket were sons and daughters of these refugees. ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे इन शरणार्थियों के
बेटे और बेटियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in a markets already overcrowded. वे यानी कि शरणार्थी बच्चे और उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी ये सभी शहरों में इकट्ठे हो गए और वे छोटे छोटे स्टॉल्स उन्होंने शुरू कर दी, दुकानदारी शुरू कर दी, स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स और सरल वस्तुएं बनाने लगे और एक ऐसे मार्केट में आजीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे जो पहले से ही भीड़ भाड़ युक्त था। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. वे कपड़े और घास से बने हुए छप्पड़ों में रह रहे थे और ये शेड्स गलियों के किनारे किनारे पंक्तियों में बने हुए थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives. इन शरणार्थियों में जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो थोड़े में ही जीवन जीने के लिए आदी थे, क्योंकि फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 अ ईयर, क्योंकि एक औसतन किसान का वार्षिक इनकम $100 से अधिक नहीं होता था। The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. एक औसतन अनस्किल्ड यानी कि अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट्स कमा पाता था या फिर एक हफ्ते में $2 से भी कम। There is one meal a day. उनको दिन में एक भोजन मिलता था और भोजन में क्या था, डैश करके बताया है, एन ऑनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज, एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दाल, थोड़ा सा दूध और शायद बकरे का थोड़ा सा पनीर। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ना तो उनके भोजन में टी अर्थात चाय होता था, ना कॉफी, ना फैट मीन्स घी या तेल, ना मिठाई, ना मीट मतलब मांस मछली। $100 a year is not $2 a week. $100 एक साल का मतलब हफ्ते में $2 से भी कम होता है। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. लेकिन फिर भी वो $2 एक हफ्ते में भी कमाना बहुत कठिन हो जाता था, क्योंकि उनको टोकरियां ऐसे लोगों को बेचना होता था जो कि ऑलरेडी पहले से ही गरीब हैं। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े, डिसेंडेड हो गए। I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. मैं जो कि एक अमेरिकी था, निसंदेह रूप में उनके लिए जो उन्होंने देखा मुझे एक आशाजनक मार्केट था। I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more. मैंने एक छोटा सा बास्केट, टिनी बास्केट कुछ आनाओं में खरीद लिया और एक और फल का बास्केट, टोकरी कुछ और अधिक आनाओं में खरीद लिया। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1 और एक सुंदर वेस्ट पेपर बास्केट ₹1 में मैंने खरीदा। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ₹1 और एक बहुत ही प्यारा सुंदर
बुना हुआ बास्केट मैंने ₹1 में खरीदा। ए फ्यू फैंस फॉर एन अना और टू ए पीस, और कुछ पंखे मैंने एक या अधिक आनाओं में खरीदा। माई आर्म्स वर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। मेरे बाहें भर गई थी और मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किया था। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स। बच्चे आते गए और अपने वेयर्स अर्थात सामानों को खरीदने के लिए चिल्लाते रहे। आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनएबल टू मूव। मैं एक कैदी हो गया था जो कि पूरी तरह से घिरा हुआ था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। देखिए लड़की का परिचय दे रहे हैं लेखक। सबसे सुंदर जो लड़की 9 साल की थी जो ठीक मेरे सामने थी, वो थी बहुत ही आक्रामक, बहुत ही परिश्रमी, डिलीजेंट, और क्या थी, ये दो बहुत ही सुंदर वो लड़की थी जो मेरे सामने थी। She had a lovely basket with handle and she wanted ₹1.50 for it, or about 30 cents. उसके पास बहुत ही सुंदर एक टोकरी था और वो इसके लिए ₹1.50 मांग रही थी या फिर 30 सेंट्स मांग रही थी। She was an earnest pleader. वह बहुत ही एक अर्नेस्ट माने जोशीला मान के चलिए, बहुत ही एक जोशीला याचिका थी, प्लीडर थी। There were tears in her eyes. उसके आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones that would wring any heart. वो ऐसे याचना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि उसकी आवाज से किसी का भी हृदय द्रवित हो जाए, हिल जाए। My arms were full. मेरी बाहें भरी हुई थी। I had no room. मेरे पास कोई जगह नहीं था। Let alone any need for another basket. दूसरे टोकरी के लिए तो कोई जगह ही या आवश्यकता ही नहीं था। Balancing my baskets and the fans on my left arm. अपने बाएं भुजा में टोकरियों को और पंखों को बैलेंसिंग करते हुए, संतुलित करते हुए, आई रेज्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट। मैं अपने दाएं कोट के जेब में पहुंचा, अर्थात मैंने अपना हाथ पहुंचाया। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर रेजगारी यानी कि चेंज निकाल लिया या प्राप्त कर लिया। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद ये 15 सेंट्स कुल मिलाकर रहे होंगे। Which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. और उन रेजगारियों को मैंने उस टोकरी में रख दिया जिसको वो लड़की याचना करते हुए मेरे सामने पकड़े हुई थी। I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, ट्राइड टू एक्सप्लेन, कि मैं इस टोकरी को अब खरीद तो नहीं सकता, लेकिन इसके बदले में दान के रूप में यह दे रहा हूं। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, लेकिन तुरंत ही मैंने महसूस कर लिया कि मैंने एक ऑफेंस, अपराध कर लिया है। द चाइल्ड ऑफ 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. वो 9 साल की बच्ची जो कि रेग्स यानी कि कटे फटे चिथड़े पहने हुई थी और ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भुखमरी के कगार पर थी, उसने अपना चिन्ह यानी कि ठोड़ी को ऊपर उठाया और अपने हाथों को अपनी टोकरी में पहुंचाकर, यानी कि टोकरी में हाथ डालकर, विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसनेस ऑफ ए लेडी, और एक महिला के सारे प्राइड एंड ग्रेसनेस को दिखाते हुए, यानी कि गर्भ, सुंदरता एक महिला के जो होती है उसको दिखाते हुए उसने वो सारा पैसा मुझे वापस
कर दिया। There was only one thing I could do. अब मेरे पास एक ही काम रह गया था जो मैं कर सकता था। I bought the basket, कि मैंने वो टोकरी ही खरीद लिया। She wiped her eyes, smiled and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. उसने अपने आंसू पोंछे, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म में कूदती हुई चली गई, किसी घास के हट की ओर, झोपड़ी की ओर। आज की रात शायद उस झोपड़ी में कम से कम 30 सेंट्स तो होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने इस कहानी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाया। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। मैंने उनको बताया यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं भारत से प्रेम करने लगा हूं। The people I saw in India, those in the villages as well as those in high office, have both pride and a lively sense of decency and citizenship. मैंने जो भारत में लोगों को देखा, चाहे वो गांव में रहने वाले हो या ऊंचे ऊंचे ऑफिसों में काम करने वाले लोग हों, उन सब में एक सुंदर नागरिकता का और एक गर्व का एक भाव होता है। मैंने इन लोगों में ये दो गुण देखे। कौन से? प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। सुंदरता और नागरिकता का गुण और गर्व, ये 3 गुण मैंने भारत के लोगों में देखा। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। मैंने देखा कि इन लोगों में स्वतंत्रता का भी इच्छा या भाव बहुत होता है। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी। यह सुंदर लड़की जिसका जन्म हुआ गंदगी में और गरीबी में, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, दोनों ही तरीकों में, अर्थात चाहे पढ़ाई, ग्रामर मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या फिर मैनर्स माने तौर तरीका हो, इन दोनों तरीकों में जो अशिक्षित थी यह छोटी सी गरीब लड़की, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। इस लड़की ने मुझे भारत के सुंदर आत्मा का एक झलक या दर्शन करा दिया। ये पूरे पाठ का अर्थ मैंने करा दिया है। इसके हार्ड मीनिंग्स को आप याद करिए। हार्ड मीनिंग्स याद करेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कर पाएंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो एक पोर्शन आएगा पेपर में, तो इस पार्ट में से जो शब्द भरना होगा उन ब्लैंक्स में, वो ही आप अच्छे से कर पाएंगे और क्वेश्चन आंसर याद कर पाएंगे। अगले वीडियो के लिए थैंक यू। टिल देन बाय।